नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी खामोश क्रांति की जिसने लाखों गांवों को अपनी आवाज दी। ये कहानी है ग्राम स्वशासन की, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को सीधा लोगों के दरवाजे तक ले जाता है। 30 लाख। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि भारत के गांवों में चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या है। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा, सबसे जमीनी आधार है। 30 लाख लोग जो रोज अपने गांव का भविष्य तय कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र का इतना बड़ा, इतना जबरदस्त एक्सपेरिमेंट आखिर शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत में। देखिए, हजारों साल पहले से ही हमारे यहाँ गांव काफी हद तक, आप कह सकते हैं, आत्मनिर्भर थे, ऑटोनोमस थे। और बस यही हमें ग्राम स्वशासन की जड़ें मिलती हैं। और इस पूरे सिस्टम के दिल में, इसके सेंटर में थी सभा। हम वैदिक काल से लेकर मौर्य काल तक के टेक्स्ट में इसका जिक्र पाते हैं। ये सभा एक बहुत ही पावरफुल और आज़ाद ग्राम सभा हुआ करती थी। मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर इंसाफ करने तक सारे काम वो खुद ही निपटा लेती थी। सच कहें तो ये गांव का धड़कता हुआ दिल थी। और इन सभाओं की ताकत देखी कितनी जबरदस्त थी। अगर हम चोल साम्राज्य के शिलालेखों को देखें तो पता चलता है कि ये सिर्फ नाम की पंचायतें नहीं थीं। अरे ये तो अपने आप में छोटी छोटी सरकारें थीं। टैक्स वसूलना हो, इंसाफ करना हो, सिंचाई या जमीन का मैनेजमेंट हो, सब कुछ, सारे बड़े फैसले गांव के लेवल पर ही हो जाते थे। तो सदियों तक ये सिस्टम बढ़िया चलता रहा। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, ब्रिटिश राज का आना। और जैसे ही वो आए, गांव की ये जो सदियों पुरानी आज़ादी थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। और ये बदलाव कितना बड़ा था जरा देखिए। जहां पहले गांव की सभाएं सब कुछ संभालती थीं, ब्रिटिश राज में उनका काम बस एक चीज पर सिमट कर रह गया, रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब सिर्फ लगान वसूलना। एक तरह से गांव की पूरी पहचान ही बदल दी गई। हाँ, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया। लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन जैसे वाइसरॉय ने कुछ सुधारों की कोशिश की, बिल्कुल की। लेकिन असल में ये सुधार सिर्फ दिखावटी थे, ऊपरी थे। उनका असली मकसद एडमिनिस्ट्रेशन को अपने लिए बेहतर बनाना था, ना कि गांवों को उनकी ताकत वापस देना। नतीजा, पावर धीरे धीरे प्रांतों के पास चली गई और गांवों की वो पुरानी आज़ादी, वो बस एक याद बनकर रह गई। फिर आया साल 1947, भारत आज़ाद हुआ और यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू होता है। आज़ाद भारत में गांव के स्वशासन को, उस पुरानी व्यवस्था को फिर से जिंदा करने का संघर्ष। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। संविधान सभा में इस बात पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी, दो महान विचारकों के बीच। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिनका मानना था कि ग्राम स्वराज ही भारत की डेमोक्रेसी की बुनियाद होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें इस बात की चिंता थी कि गांव तो लोकल एलीट, मतलब ऊंची जातियों के कंट्रोल में है, और वहां ये सिस्टम असमानता को और बढ़ा सकता है। तो हुआ ये कि एक बीच का रास्ता निकाला गया, आर्टिकल 40। इसमें यह कहा गया कि राज्य पंचायतों को बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज़ादी के बाद पहली बड़ी कोशिश हुई 1952 में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से। पर इसमें एक बड़ी दिक्कत थी। ये प्रोग्राम पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी पर, मतलब सरकारी बाबुओं पर निर्भर था, और ज़मीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने में ये पूरी तरह फेल हो गया। लेकिन लोगों की तरफ से असली बदलाव की मांग लगातार बढ़ रही थी। फिर इस मांग को एक दिशा देने के लिए एक के बाद एक कई कमेटियां बनी। 1957 में आई बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। फिर दशकों तक बहसें चलती रहीं, और फिर 1986 में आई LM सिंघवी कमेटी, जिसने वो एक बात कह दी जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि पंचायतों को ताकत सरकारी आदेशों से नहीं, बल्कि सीधे सीधे संविधान से मिलनी चाहिए। और फिर वो ऐतिहासिक पल आ ही गया, वो पल जिसने भारत में गांवों के शासन की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। ये था 1992 का 73rd संविधान संशोधन। तो सवाल ये है कि इस संशोधन ने आखिर बदला क्या? जवाब है सब कुछ। देखिए, 1992 से पहले क्या था? पंचायतें कमजोर थीं, चुनाव कभी होते थे, कभी नहीं होते थे, और वो पूरी तरह से राज्य सरकारों की मर्जी पर चलती थी।
लेकिन इस संशोधन के बाद उन्हें संवैधानिक दर्जा मिल गया, पावर मिल गई, हर 5 साल में चुनाव कंपल्सरी हो गए और उन्हें पैसों के लिए भी थोड़ी आज़ादी दी गई। तारीख याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1993। यही वो दिन है जब ये ऐतिहासिक कानून लागू हुआ और आज हम इसी दिन को पूरे भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाते हैं। अच्छा, इस संशोधन का एक और पहलू था जो सच में क्रांतिकारी था, वो था आरक्षण। आज हम जिन 30 लाख से ज्यादा प्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं ना, उनमें से करीब 14 लाख महिलाएं हैं। ये कैसे हुआ? ये मुमकिन हुआ क्योंकि महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण कंपल्सरी कर दिया गया। सोचिए, इस एक कदम ने लाखों महिलाओं को राजनीति में लीडरशिप का मौका दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की तारीख में ये सिस्टम जमीन पर काम कैसे कर रहा है, इसका असर क्या हो रहा है और हाँ, इसके सामने क्या-क्या चुनौतियां हैं। आज की बात करें तो पूरे देश में 2.5 लाख से भी ज्यादा पंचायतें हैं। ज्यादातर राज्यों में कंपल्सरी 3 टियर स्ट्रक्चर है। लेकिन ये सिर्फ गिनती की बात नहीं है। असली बात यह है कि एससीज और एसटीज के लिए उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण है। इससे ये पक्का होता है कि लोकतंत्र में समाज के हर तबके की, हर आवाज की जगह हो। और ये पंचायतें सिर्फ नाम के लिए नहीं है, इनका काम बहुत जरूरी है। मनरेगा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर जल जीवन मिशन, इन जैसी जितनी भी बड़ी बड़ी सरकारी स्कीम्स हैं, उन्हें जमीन पर लागू करने में पंचायतों का ही सबसे बड़ा रोल होता है। असल में यही वो कड़ी है जो ये पक्का करती हैं कि सरकार की मदद सही इंसान तक पहुंचे। लेकिन ये सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। आज भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। पहली तो ये कि राज्य सरकारें अब भी असली पावर पंचायतों को देने में हिचकिचती हैं, और दूसरी, जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं उनकी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बहुत ज़रूरत है। इन चुनौतियों से निपटना बहुत ज़रूरी है। इन सब चुनौतियों के बावजूद एक बात तो सच है, और वो ये कि ये ग्रामीण लोकतंत्र का दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी प्रयोग है। इसने करोड़ों लोगों को एक आवाज़ दी है, अपने गांव का, अपनी किस्मत का फैसला खुद करने की ताकत दी है। 30 लाख प्रतिनिधि यकीनन एक शानदार शुरुआत है, पर असली सवाल तो अब भी वही है। सच्ची ताकत, वो असली ग्राम स्वराज वाला सपना आखिर भारत के हर एक गांव तक कब पहुंचेगा? ये वो सवाल है जो इस महान लोकतांत्रिक सफर का भविष्य तय करेगा।